हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर का, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट से ही है, वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, इसकी योग्यता क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बट मेनली आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि इसकी जो विशेषताएँ हैं वो क्या क्या है। और यहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग का, और फिर कुछ शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से आपको मैं बताऊंगी कि इस एक क्वेश्चन से कितने शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, वैदिक कालीन शिक्षा को ही हम प्राचीन भारत की शिक्षा कहते हैं। तो अगर प्राचीन कालीन शिक्षा आ जाता है तो आप समझ लीजिए बात हो रही है वैदिक कालीन शिक्षा की। ठीक है, तो वैदिक कालीन अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा मुनियों ने एक विशिष्ट शिक्षा निर्मित पद्धति की, जो कि अनेक वर्षों के उपरांत भी अपनी प्राचीन संस्कृति और जीवन को, यानी कि शिक्षा को जीवंत बनाए हुए थे। यानी कि एक ऐसी पद्धति जो कि उस टाइम पे शुरू हुई थी, बट हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही हैं उन्हें आज के टाइम में भी, है ना, विशिष्ट बनाए हुए थी। वो एक स्पेशल एजुकेशन निर्मित करी गई थी उस टाइम पे, जो कि प्राचीन संस्कृति और शिक्षा को जीवंत बनाए हुए थी। देन, ठीक है, यानी कि जिसमें शिक्षा थी। देन आ जाता है, भारत की प्राचीन सभ्यताओं में वैदिक सभ्यताओं को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है, सबसे ऊपर अगर स्थान किसी को दिया जाता है तो वैदिक कालीन शिक्षा को ही दिया जाता है। और जिसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। तो ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के निर्माता कौन थे। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वेदों में इस शिक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी मिलती है। और इस काल में ब्राह्मणों पर जो आधिपत्य होता है वो मेनली ब्राह्मण शिक्षा के बारे में होता है। एक पॉइंट से समझो कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो मेनली ब्राह्मणों की शिक्षा थी, इसे इसकी भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, डॉक्टर अलकेतकर के अनुसार, यानी कि उन्होंने कहा था कि वैदिक काल से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है और यह जीवन के विविध क्षेत्रों में अपना मार्गदर्शन करती है। डॉक्टर अलकेतकर का कहना था कि शिक्षा क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। मेनली ये दो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया। विशेषताओं की जब भी हम बात करेंगे उसमें सबसे ऊपर और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है उपनयन संस्कार। यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग में तो हमेशा ही पूछा जाएगा। तो उपनयन संस्कार को हमेशा याद रख लेना कि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बीएड की प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल नोट सभी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो एंड क्लासेस को चेकआउट करो एक बार, आपको बहुत यूजफुल क्लासेस मिलेंगे। तो उपनयन संस्कार की मैं बात करूँ, उपनयन संस्कार क्या होता है पहले इसे देखो। उपनयन का मतलब है पास ले जाना, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो पास ले जाना। ठीक है, अतः इस संस्कार में के लिए बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यों के लिए क्रम से 8, 10, 12 थी। और उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा का प्रारंभ होता था। छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत लेता था तथा उपनयन संस्कार के पश्चात वह द्विज कहलाता था, यानी कि ब्राह्मण कहलाता था। और इस प्रकार छात्र एक कठोर जीवन में प्रवेश करता था। या सॉरी, उपनयन संस्कार का उत्तर वैदिक काल में इतना बड़ा महत्व बढ़ा दिया इसने इसे कि मनुष्य का इसे दूसरा जन्म माना जाता था। और ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। और उपनयन के उपरांत ही ब्राह्मण बालक द्विज कहलाने का अधिकार होता था। अब इसे अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपने समझ लिया, अपने वर्ड्स में इसे समझते हो। उपनयन का मतलब है कि जब बच्चे को हमें एजुकेशन स्टार्ट करानी होती थी तो हम उसे गुरुकुल ले जाते थे। शिक्षा से पहले ये संस्कार करा जाता था। इसमें क्या होता था कि बच्चों की एक तो एज निर्धारित है, ठीक है, उसे कुछ अनुशासन सिखाए जाते थे, अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन, कठोर पालन करने के लिए बोला जाता था। और जब वो सभी के लिए हाँ हाँ करता चला जाता था तो एंड में उसे द्विज कहलाते थे, यानी कि एक बच्चा ब्राह्मण बन जाता था ऑटोमेटिकली जब वो प्रवेश करता था और उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है, तो उपनयन संस्कार क्या है? बहुत बड़ा एक तो इसे महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे ही बच्चे का दूसरा जन्म माना जाता है। यहाँ से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का दूसरा जन्म कौन से संस्कार को माना जाता है? तो उपनयन को माना जाता है। बच्चे, जैसे आज के टाइम में इंटरव्यू होता है बच्चे का, उस टाइम में उपनयन संस्कार होता था, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया जाता था, उसके साथ ही उसे पालन का पूरा जोर दिया जाता था। ठीक है, थर्ड है कर्म कांड व यजमान प्रथा।
यह प्रथा इसी युग की देन है, अतः हवन मंत्रों, बाह्य आडंबरों तथा दिखावे पर अधिक बल दिया जाता था। जो हम आज के टाइम में करते हैं ना, पूजा पाठ हवन वगैरह, ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वैदिक कालीन शिक्षा से ही हुई थी। फोर्थ पॉइंट है धर्म प्रधान होना। शिक्षा धर्म प्रधान थी, यानी कि बच्चे को पढ़ाया ज़रूर जाता था गुरुकुल में, क्योंकि वैदिक काल का सीधा सीधा मतलब गुरुकुल से होता है, बट वहाँ पे बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, वहाँ पे बच्चों को धर्म की चीज़ें बताई जाती थी, और वो हमेशा से ही आपका धर्म प्रधान था वैदिक काल जो था, तो इसलिए धर्म की शिक्षा को सर्वोपरि माना जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। 5 पॉइंट है, देखो विशेषताएं हैं, कमियां भी हैं, कमियां अलग क्लास में बताऊंगी, आज सिर्फ विशेषताएं बताने वाली हूँ। 5th पॉइंट है शिक्षण विधियाँ। इस युग में मौखिक कार्यों के साथ साथ लिखने का कार्य भी दिया जाता था, क्योंकि लिखने की कला का विकास हो जाता था, और इसमें विशेषतर अभ्यास कराया जाता था किसका? प्रश्नोत्तर व वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों का शंका समाधान पर भी बल दिया जाता था। यानी कि शिक्षण विधि का मतलब है कि उस समय कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो देखो इसमें पहले तो अगर सिंपल मैं बोलूँ, एक लाइन यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ कि इसमें व्याख्यान विधि का सबसे ज़्यादा प्रचलन था, कि जो गुरु होते थे हमारे गुरुकुल में या वो पढ़ाते थे और बच्चे उन्हें सुनते थे और फिर उसका मनन करते थे, ये शिक्षण विधियाँ थी। इसके साथ साथ प्रश्न उत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता था, और शंका समाधान यानी कि आपके क्या डाउट हैं, डाउट सॉल्विंग भी किया जाता था। ठीक है, तो ये शिक्षण विधियाँ थी आपकी। 6 पॉइंट है पाठ्यक्रम। प्रमुख नियम व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीति आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था, और शुद्ध उच्चारण, स्वर, व्यंजन, रस, छंद, अलंकार आदि के शुद्ध अभ्यास पर बल दिया जाता था। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम था, जो आपका सिलेबस था, वो सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ों में था या कुछ धर्म में था, नहीं, उसमें सभी विषय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स, ग्रामर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी या आपकी जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, जो भी अर्थशास्त्र, कृषि है ना, कृषि को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। एंड देन बच्चा बोलता कैसे है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंटली उस पर फोकस किया जाता था, कि उसके जो स्वर है, उसका जो बोलने का तरीका है, वो पूरी तरह से परफेक्ट हो इस पे बल दिया जाता था। 7 पॉइंट आ जाता है आपका व्यक्तिवाद। ब्राह्मण युग में व्यक्तिवाद पर बल दिया जाता था और छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता था, यानी कि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों पे ध्यान दिया, कुछ बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, हर एक बच्चे को हमें डेवलप करना था, हर एक बच्चे को संस्कार देने थे, तो इसलिए व्यक्तिगत बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाता था आपका वैदिक कालीन शिक्षा में। पॉइंट नंबर 8 है शिक्षण संस्थाएं। हमेशा वैदिक काल में आपके गुरुकुल में शिक्षा होती थी, गांव से कहीं दूर जाके गुरुकुल बनाए जाते थे, जिससे कि बच्चों का मोह उनके परिवार में, उनके संग साथियों में ना रहे और वो वहां तक बहुत इजीली नहीं पहुंच पाए, इसलिए अपने गाँवों से दूर कक्षशिलाओं में, उसका एक परफेक्ट नाम है, या गाँव में सिंपल लैंग्वेज में बोल देती हूँ, वहाँ पे गुरुकुल बनाए जाते थे और वही उनकी शिक्षण संस्थाएं होती थी, यानी कि उसी को हम विद्यालय आज के लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर जो आपकी ब्रह्मशास्त्रीय शिक्षा के प्रमुख संस्थान है, वो है आपकी तक्षशिला, मिथिला, काशी। ठीक है, यहाँ पे आज भी उनके अर्थ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप काशी जाते हो, तक्षशिला देखते हो, मिथिला देखते हो, आज के टाइम में भी वो फेमस है। तो सबसे पुरानी जो संस्थाएं हैं वो आपकी तक्षशिला, मिथिला, काशी हैं, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत बार आया है कि तक्षशिला क्या है ना, या ब्रह्मशास्त्रीय शिक्षा की प्रमुख स्थान डैश 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 बताइए, तो वहाँ पे आपको ये तीनों याद करनी है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट शेयर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 9 है गुरु शिष्य संबंध, यानी कि गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो गुरु शिष्य संबंध बहुत ज़्यादा निकटतम थे। यहाँ पे बच्चों को हर एक चीज़ों को सिखाया जाता था, संस्कार दिए जाते थे कि परफेक्टली बच्चों में एक संबंध बना रहे, घर जैसा भाव होता था, पिता पुत्र जैसा भाव आपका गुरु शिष्य संबंध का हमेशा देखने के लिए मिला था। पॉइंट नंबर 10 आ जाता है समावर्तन क्या था। समावर्तन क्या है? शिक्षण समाप्त करने के बाद अगेन एक मैं बोल सकती हूँ संस्कार किया जाता था, जिसे हम समावर्तन संस्कार बोलते थे, जो कि विद्या समाप्ति उपदेश दिया जाता था, यानी कि जैसे हम अभी पार्टी देते हैं, फेयरवेल देते हैं, सेम फेयरवेल का आयोजन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है भिक्षावृत्ति। वैदिक काल में भिक्षा मांगी जाती थी और भिक्षा को उनकी दिनचर्या का एक रूल बना दिया जाता था कि भिक्षा मांगना कुछ गलत नहीं है, अपने पेट को पालने के लिए उन्हें भिक्षा मांगनी होती थी।
लास्ट पॉइंट है, स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षा निषिद्ध। इस युग में नारियों व शूद्रों की शिक्षा प्रबंध पर का प्रावधान नहीं था। ठीक है, शिक्षा उच्च कुल के लोगों तक ही सीमित थी। प्राचीन काल में क्या है, नारियों को शिक्षा तो दी जाती थी, बट वो उच्च कुलों की नारियों को ही दी जाती थी, यानी कि लो क्लासों को नहीं दी जाती थी, जिनके कुल बहुत ऊंचे हैं, जो बहुत ऊंचे परिवार से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं की स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा मिलती थी। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। बीएड की अदर क्लासेस के लिए एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना और मेरी क्लासेस को देख लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा।